हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट किया था। तो हम लोग यहाँ पर जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें 3 तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट की थी। वो 3 तरीके की व्यवस्थाएँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वो 3 व्यवस्थाएँ कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए 3 व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें देखने को मिलती है रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद हमें देखने को मिलती है महालवाड़ी प्रथा, तो महालवाड़ी सिस्टम। ये 3 तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पर याद रखेंगे स्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्त। अब स्टूडेंट्स आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि इन व्यवस्थाओं में क्या था। ये जो 3 सिस्टम अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे, इनमें क्या व्यवस्था थी, वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यही हम आज इसको डिस्कस करेंगे, यही हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या है, इसको मैंने आपको बता दिया था। स्थायी बंदोबस्त इसको कहते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, ये जो प्रथा थी, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मोस्टली आप लोग कह सकते हैं कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, इस तरीके से अगर भारत का मैप आप बनाएंगे तो यहाँ पर भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर हमें परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त देखने को मिलता है। और कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल थे, ये तो यहाँ से देख सकते हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। उसके बाद देखते हैं इस व्यवस्था को किसने शुरू किया था। तो सबसे पहले ये व्यवस्था शुरू की गई थी 1793 ईस्वी में, और शुरू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप लोग याद रखोगे क्योंकि ये हमारे पेपर्स में आती है। तो सबसे पहले इस व्यवस्था को कहाँ पर शुरू किया गया था, मद्रास में भी शुरू किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये सबसे पहले प्लान किसके द्वारा की गई थी, सबसे पहले प्लान करने वाले थे जॉन सोर। तो जॉन सोर के द्वारा प्लान की गई थी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया था, इन्होंने कुछ जमींदार लोगों को इकट्ठा किया था। जैसे जमींदार कौन थे, यहाँ से समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। तो अंग्रेज रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कुछ जमींदार लोगों को बुलाती थी। तो ये जमींदार लोग कौन थे, जो सबसे ऊंची बोली लगाते थे। सबसे ऊंची बोली का मीन्स जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा, अंग्रेज उसको अधिकार देते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने का, कर इकट्ठा करने का। जब ये जमींदार लोगों से किसानों से टैक्स लेने जाते थे तो उसमें एक हिस्सा था। हिस्सा किस तरीके से था स्टूडेंट्स, डिवाइडेशन यहाँ पर देख लेते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता था, जैसे यहाँ पर जो 11वां हिस्सा था, 11वां हिस्से का 1वां भाग जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था जमींदार, उसको मिलता था। और उसके बाद 10वां हिस्सा मिलता था अंग्रेज़ों को। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल समझ लीजिए आप लोग, जैसे किसी को 11 रुपये मिले हैं तो 11 रुपये में से 1 रुपये तो कलेक्ट करने वाला लेगा, बाकी 10 रुपये लेते थे अंग्रेज़। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंस को समझ सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक अगर हम एग्जाम्पल की तरफ पर लेते हैं तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। 11 रुपये अगर कहीं से कलेक्ट हो रहे हैं तो 10 रुपये तो अंग्रेज़ों को मिल रहे हैं और 1 रुपया मिल रहा है जो कलेक्ट करते थे जमींदार उनको। तो इस तरीके का सिस्टम बना रखा था स्टूडेंट्स। ये फिक्स्ड व्यवस्था थी। फिक्स्ड का मतलब ये है कि 10वां हिस्सा अंग्रेज़ों को देना ही पड़ता था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं। जमींदारों ने क्या किया था, जो कल्टीवेटर्स थे, जो उस समय के वहाँ खेती करने वाले लोग थे, उनके लिए ये फिक्स्ड रेंट कर रखा था। फिक्स्ड का मतलब ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स कभी भी अगर बाई चांस कोई नेचुरल कैलामिटीज़ होती थी, जैसे कभी बारिश हो जाती थी, ओले पड़ जाते थे और उसमें क्या होता था, फसल नष्ट हो जाती थी, फिर भी ये जमींदार ज़बरदस्ती शोषण करते थे किसानों का, और उनसे क्या करते थे, अनाज को लेते थे। अनाज नहीं मिलता था तो उनको उनसे पैसा लेते थे। तो स्टूडेंट्स एक तरीके से बहुत ख़तरनाक व्यवस्था थी ये। और इसमें कानून था जिसको हम सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। सूर्यास्त कानून का सिस्टम समझ लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा खतरनाक व्यवस्था थी। सूर्यास्त कानून स्टूडेंट्स ये था कि जैसे किसी भी व्यक्ति को एक डेट तक अनाज देना है या पैसा देना है, अगर वो सूर्य छिपने से पहले तक दे देता था तो उसकी ज़मीन उसके पास रहती थी। अगर सूर्य अस्त हो जाता था उसके बाद
अगर वो किसान पैसा नहीं दे पाता था तो उसकी सारी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी, सारी ज़मीनें छीन ली जाती थी। तो इस तरीके से ये एक बहुत डेंजरस व्यवस्था थी। तो इसको आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप लोग एक दो बार इसको और पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने देखा कि पूरी तरीके से ज़मींदार क्या करते थे, जो वहाँ के किसान लोग थे उनका पूरी तरीके से शोषण करते थे। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरी व्यवस्था को हम लोग देख लेते हैं। दूसरी व्यवस्था कौन सी थी? रैयतवाड़ी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये रैयतवाड़ी सिस्टम क्या होता है, यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये व्यवस्था जो है वो बॉम्बे और मद्रास में लागू हुई थी सबसे पहले। कब से लागू हुई थी? 1820 ईस्वी से लागू हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। सबसे पहले किसके द्वारा लागू की गई थी, यहाँ से ये नाम भी आपको याद रखना है, थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो का नाम कई बार हमारे पेपर्स में पूछा गया है। उसके बाद इसको स्वीकार करने वाले या इसको लागू कराने वाले एक और थे जिनका नाम था चार्ल्स रीड। तो ये दो नाम याद रखेंगे आप लोग, थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड। इन दोनों के द्वारा एक नई व्यवस्था लाई गई थी जिसको हम रैयतवाड़ी सिस्टम कहते थे। तो रैयत का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। रैयत का मतलब होता है खुद प्रजा यानी जनता। अब इस सिस्टम में क्या होता था, जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो स्वयं खुद जाकर अंग्रेज़ों को लगान देती थी, अंग्रेज़ों को टैक्स देती थी। तो इसमें प्रजा का सीधा कांटेक्ट होता था किससे? वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनसे। तो एक तरीके से प्रजा अपनी बात अंग्रेज़ों से कह पाती थी, अंग्रेज़ों को अपनी समस्याएं बता सकती थी। तो इसमें इस सिस्टम में बस इतनी सी ही खासियत थी, इतनी सी ही अच्छाई थी। देखिए यहाँ पर हम सिंपल देख सकते हैं, दिस इज़ द डायरेक्ट सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रैयत। तो जो प्रजा थी और गवर्नमेंट के बीच में एक सीधा संवाद यहाँ से हमें देखने को मिलता है इस प्रथा में। उसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 30 साल के लिए इन्होंने एक लगान फिक्स कर दिया था। उसी आधार पर ये लोग क्या करते थे, जो किसान थे वहाँ के, जो ज़मींदार थे, उनसे अनाज लेते थे या पैसा के रूप में टैक्स लेते थे। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। जो लगान था वो वहाँ की मिट्टी के ऊपर निर्भर करता था। वहाँ पर क्रॉप्स कैसी हो रही है, फसल कैसी हो रही है, उसके अनुसार कहीं कहीं पर कम और कहीं कहीं पर ज़्यादा हमें लगान देखने को मिलता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक तरीके से ये साइंटिफिक इन्होंने एक सोच यहाँ पर दिखाई थी। तो ये साइंटिफिक जो सोच थी वो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, ये एक तरीके से जो साइंटिफिक आइडिया था, किसका था? रिचर्डो कोई थे, उनकी एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। तो स्टूडेंट्स इसको भी याद रखेंगे। ये लाइन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से हमें क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए कि क्वालिटी और मिट्टी की जो क्वालिटी थी और जो फसल की जो क्वालिटी थी उसके ऊपर इसको टैक्स को लिया जाता था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखा गया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है बाद में किसानों का यहाँ भी शोषण होने लगा था। शोषण कैसा होने लगा था? 30 साल से लगान फिक्स था, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कोई नेचुरल कलामिटीज़ हुई या कुछ तरीके की ऐसी दैवीय घटना हो गई जिससे किसानों खेत में अनाज नहीं हुआ और वो लगान नहीं दे पाए। तो इससे अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था और उनकी ज़मीनें भी जब्त की जाने लगी थी। तो एक तरीके से इसको कहते हैं रिजिड सिस्टम भी था ये। तो स्टूडेंट्स कभी कभी हमने देखा था कि अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, फोर्स भी करते थे किसानों को ज़बरदस्ती लगान देने के लिए। अगर वो लगान नहीं दे पाते थे तो उनकी जो ज़मीनें होती थी वो वो अंग्रेज़ लोग छीन लेते थे। ये भी हमें यहाँ से समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक थोड़ा सा कहीं कहीं पर हमने देखा कि कुछ मर्सी हमें देखने को मिलती है ऑफिसर्स में। तो ये थोड़ी सी एक सही व्यवस्था थी, लेकिन यह व्यवस्था भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। तो इस तरीके का दूसरा सिस्टम था। अब हम बात करते हैं तीसरे सिस्टम की। तीसरा सिस्टम कर इकट्ठा करने का कौन सा था, जिसको हम लोग कहते हैं महालवाड़ी सिस्टम। तो महालवाड़ी सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। महालवाड़ी सिस्टम होता क्या है? महाल का मतलब एक क्षेत्र से होता है स्टूडेंट्स। तो महाल का मतलब क्या है? एक क्षेत्र होता था, अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र से फिक्स्ड लगान कर रखा था कि इस क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ेंगे उनसे हमें कितना रुपया लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसको सही से समझने के लिए आप इतना याद रखेंगे कि महाल का जो अर्थ होता था वो होता था एक तरीके से क्षेत्र। तो इस क्षेत्र से कितना अनाज हमें लेना है वो पहले से ही अंग्रेज़ फिक्स करके जाते थे। तो ये वाला सिस्टम जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ कहाँ था हम बता देते हैं। यहाँ पर जो गंगा वैली थी, गंगा वैली स्टूडेंट्स आप लोग जहाँ से गंगा नदी निकलती है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, गंगा वैली के आसपास, और ये सेंट्रल इंडिया में भी लागू थी और पंजाब में भी लागू थी।
तो मोस्टली जो बहुत ज़्यादा फसल जहाँ होती थी, उपजाऊ जहाँ क्षेत्र थे, वहाँ पर हमें महलवाड़ी सिस्टम देखने को मिलता है। आपने देखा होगा गंगा के आसपास जो भी मैदान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें हमें देखने को मिलती हैं, खाद्यान्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद पंजाब का तो नाम ही है पंजाब, 5 नदियों का आब, मतलब 5 नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से ये जो महलवाड़ी सिस्टम है, ये भी हमें थोड़ा सा शोषण वाली व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, भाई जो मैं आपको पहले बता चुका था, यहाँ पर एक तरीके से गाँव का एक ग्रुप बनाया गया था। उस ग्रुप को अंग्रेज़ों को एक लिमिटेड समय में पैसा देना था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, वहाँ पर भी इस तरीके से विलेज कम्युनिटीज़ बनाई गई थी और जो मेंटेन करते थे इस फॉर्म को, तो ये सब लोग मिलके क्या करते थे, अंग्रेज़ों को टैक्स देते थे। तो यहाँ से मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये महलवाड़ी सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आप महल का अर्थ समझ लेंगे क्षेत्र, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इस जगह किस तरीके से टैक्स लिया जाता था, किस तरीके से पैसा लिया जाता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये जो तीनों व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर पढ़ी, स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, ये तीनों व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी और एक तरीके से भारतीय जो किसान थे उनका पूरी तरीके से शोषण करने वाली व्यवस्थाएं थी। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमें चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। एक समय वो आया कि ये तीनों तरीके की व्यवस्थाएं ख़त्म हो गई और जैसे जैसे हम लोग स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते गए, बहुत सारे सुधार हमें देखने को यहाँ पर मिलते गए। तो स्टूडेंट्स मोस्टली हमें 3 तरीके की ये रेवेन्यू सिस्टम देखने को मिलता है, ये हमारे पेपर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे और समय समय पर इसमें क्या हुआ, सुधार भी होता रहा है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 तरीके की व्यवस्थाएं थी जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़नी है और अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी और हमारे पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा ये हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि व्यवस्थाएं कौन सी थी, किसके द्वारा लागू की गई, कौन सी सन में लागू की गई और इनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या थी। अगर इन 4 पॉइंट्स को लेकर आप अपने लेक्चर को तैयार करते हो तो आराम से आप इस लेक्चर को, इस सिस्टम को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।